Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. मेरा नाम है तन्वी शर्मा और मैं आपके लिए PT 365 के जो लेक्चर्स हैं उनको कंडक्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर, पर उससे पहले आप सब अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये सब टीचर्स आपके लिए इस समय एक बहुत अच्छा मौका लेकर आए हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनके थ्रू गाइडेंस को ले सकते हैं, स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू को कैसे डील करते हैं। तो अभ्यास का महासंग्राम 2 चल रहा है इस समय, 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक ये चलने वाला है, तो इसमें जरूर एनरोल करना। ऑल्सो स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी के होते रहते हैं। अभी कब आने वाला है? अभी आने वाला है 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे ये टेस्ट होगा, जरूर देना। अच्छी रैंक आई तो देखो बढ़िया बढ़िया आपको गिफ्ट भी मिल सकते हैं, तो जरूर कोशिश करना। ऑल्सो प्रीलिम्स देने वाले हो तो कुछ महीने बाद ही प्रीलिम्स है, अच्छा रहेगा अगर आप दोगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। एनरोल करने के लिए यूज करिएगा कोड AMS लाइव। आरएम बैच के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर जस्ट आप कॉलेज में एंटर किए हैं एंड 3 इयर्स का कोई कोर्स चाहते हैं तो यहाँ पर मिशन IS फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है। ऑप्शनल की तैयारी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो देखो सेकंड GS ऑफलाइन बैच 3 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। चाहो तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स वी वर कवरिंग। इंश्योरेंस सेक्टर से बेसिकली हमें स्टार्ट करना था। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो है न्यू इंश्योरेंस रूल्स। अब देखो, देश के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है? बेसिकली ये एक रेशो है। अगर हम टोटल जितने लोग इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हैं टू द GDP देखें इन अ ईयर, तो उसको कहा जाता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो हमारे देश का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इतना ज्यादा अच्छा है नहीं, 4.2% है। अगर हम कंपेयर करें इसे वर्ल्ड एवरेज से जो कि 6.3% है, तो इसको रेज करने के लिए क्या किया है, 6 न्यू रूल्स को लेकर आए हैं ऑफ IRDA, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो, अगर हम IRDA की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में है। पहले इसका दिल्ली में था, अभी कहां पर है? अभी हैदराबाद में है। एक ऑटोनोमियस रेगुलेटरी बॉडी है जो कि 1999 के अंदर स्टैब्लिश करी गई थी एक एक्ट के थ्रू, दैट इज IRDA एक्ट। एंड रिकमेंडेशन किसने दी थी? RN मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट ने दी थी। एम है इसका कि प्रोटेक्ट करना पॉलिसी, जो भी ले रहे हैं, जो भी पॉलिसी होल्डर है उनके इंटरेस्ट को। ऑल्सो मैनेज करना, रेगुलेट करना इंश्योरेंस को, री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। ऑल्सो रजिस्टर करवाना, लाइसेंसिंग देखना इंश्योरेंस की, री इंश्योरेंस कंपनीज को देखना, इंटरमीडिएटरीज को देखना। ठीक है, ये सब इनका बेसिकली काम होता है। अब देखो, एक तो वर्ड है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखते हैं तो वी कॉल इट एज इंश्योरेंस डेंसिटी। अब कहते हैं ना दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, हम बाय द पॉपुलेशन देख रहे हैं। तो इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब है इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द पॉपुलेशन। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा इज मेजर्ड इन द US डॉलर। एज वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट दिखाते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, अगर हम एक कंट्री की बात करते हैं। अब देखो, न्यू रूल्स के अंदर क्या है, एक जो कॉर्पोरेट एजेंट है वो किसके साथ टाई अप कर सकता है? 9 इंश्योरेंस इशूअर्स के साथ कहीं ना कहीं वो टाई अप कर सकता है। वेर एज अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स की, तो वो 6 इंश्योरेंस के साथ क्या कर सकती हैं? टाई अप कर सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, LIC ले लो, ये सब चीजें, तो आप ऐसे टाई अप कर सकते हो। एंड फिर रेज कर दिया रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक्सपेरिमेंटेशन के पीरियड को फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ्स। अब देखो, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है? रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब है कोई भी न्यू सर्विस, कोई भी न्यू कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का अगर मेथड है, वो उसकी लाइव टेस्टिंग, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, टेस्ट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, इसको कहा जाता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक्सपेरिमेंटेशन के लिए क्या कर दिया है? टाइम पीरियड को बढ़ा दिया। इट वाज बिफोर ओनली 6 मंथ्स, अभी ये कितना हो गया? अभी ये 36 मंथ्स हो गए। इसके अलावा द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम IRDA फॉर रेजिंग अदर फॉर्म ऑफ कैपिटल इज डिस्पेंस डाउन, तो अभी उसको हटा दिया है। एंड इट इंक्लूड्स सबऑर्डिनेटेड डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो। तो अगर आपको इनके लिए करना है, ठीक है, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती थी प्रायर अप्रूवल की फॉर रेजिंग अदर फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसको डिस्पेंस कर दिया है। इसके अलावा एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो कि पहले जरूरत रहती थी, उसको फ्लेक्सिबल कर दिया है फॉर अपॉइंटेड एक्चुअली। ठीक है, एंड द पीरियड ऑफ कंसिडरिंग स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रीमियम
ड्यूज जिससे कैलकुलेट कर सके, सॉल्वेंसी पोजीशन को उसको क्या कर दिया गया, उसको इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 180 टू 365 डेज। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें, प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन इंश्योरेंस कंपनी उसको ज्यादा सिंपलर बना दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज लोगों के बेनिफिट के लिए आ सके एंड इजी वे में आ सके। अब देखो इससे रिलेटेड न्यूज है यूज एंड फाइल प्रोसीजर से रिलेटेड। ईडा ने एक्सटेंड कर दिया है यूज एंड फाइल प्रोसीजर को एंड ऑथराइज कर दिया है लाइफ इशूअर्स को कि वो लॉन्च कर सके न्यू प्रोडक्ट्स को विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, कुछ नया लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें हर बारी लेना होगा परमिशन को, ठीक है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अर्लियर सिमिलर रिलैक्सेशन वर एक्सटेंडेड टू हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑल्सो। अब एक्सपेक्टेड बेनिफिट यही है कि फास्टर रिस्पॉन्स होगा, मार्केट नीड्स को हम कहीं ना कहीं फुलफिल कर पाएंगे। पॉलिसी होल्डर्स के पास, जैसे नॉर्मल आदमी जो पॉलिसी लेने जाता है उसके पास ज्यादा चॉइसेस होंगे। ऑल्सो इंक्रीज होगा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमने देखा विद रिस्पेक्ट टू द जीडीपी, बेसिकली हम देख रहे हैं कि कितना इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है। अब देखो माइक्रो इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। माइक्रो इंश्योरेंस का क्या मतलब है? सबसे पहले तो एक कमेटी अपॉइंट करी गई थी ईडा के द्वारा। उन्होंने सजेस्ट किया कि ओवर अ डजन लो कॉस्ट माइक्रो इंश्योरेंस मॉड्यूल शुड कम। आप देखो माइक्रो इंश्योरेंस नाम से आपको पता है माइक्रो, छोटे लेवल पर। जब ज्यादातर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, माइक्रो का मतलब ये है वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल जिनकी कहीं ना कहीं लो इनकम है, तो उनके लिए ज्यादा अफोर्डेबल हो सके इंश्योरेंस की फैसिलिटी, इसके लिए लेकर आया गया। एम ये है कि लो इनकम पीपल को विद द इंश्योरेंस प्रोडक्ट उनको क्या कर सके, अफोर्डेबल बना सके। ऑल्सो एम्पावर कर सके लोगों को, जिससे कॉमन रिस्क जैसे कि डेथ और द ब्रेड विनर, पेइंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इलनेस, रीस्ट्रक्चरिंग डिस्ट्रॉयड होम्स एंड बिजनेसेस, ऐसी अगर कोई आपदा आ जाती है उनकी जिंदगी में तो उससे वो बाहर निकल सके, ठीक है। तो इसके लिए माइक्रो इंश्योरेंस का ये जो कंसेप्ट है वो आया है। अब देखो एडा की बात करी गई है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 इन एक्ट के थ्रू। रिकमेंडेशन दी गई थी मल्होत्रा कमेटी के द्वारा, जिससे हम ग्रोथ देख सके इंश्योरेंस बिजनेस का एंड री इंश्योरेंस बिजनेस का। ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट को, सिक्योर करना, फेयर ट्रीटमेंट मिले, जो भी पॉलिसी ले रहे हैं लोगों उनको बेसिकली फेयर ट्रीटमेंट मिले। ऑल्सो स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ हो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, एंड स्पीडी सेटलमेंट हो जेन्युइन क्लेम्स का, ठीक है, जिससे इंश्योरेंस फ्रॉड जो है, माल प्रैक्टिसेस जो है, उनको हम एलिमिनेट कर सकें एंड जो रियलिटी में कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के हकदार हैं उनको हम बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। ऑल्सो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इफेक्टिव हो। इसके अलावा प्रमोट करना फेयरनेस को, ट्रांसपेरेंसी को, एंड फाइनेंशियल मार्केट को ज्यादा एक तरीके से सूटेबल बनाना फॉर डीलिंग विद द इंश्योरेंस एंड ऑल, ठीक है, ये सब इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। अदर की इंफॉर्मेशन ये है कि इट बेसिकली फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ये मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं इंश्योरेंस को, री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर। इसके अलावा रजिस्टर करना, लाइसेंसिंग इंश्योरेंस देखना, री इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंटरमीडियरीज को देखना, ठीक है, ये बेसिकली इनका काम होता है। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो इडा के अंदर 10 मेंबर की टीम होती है, एक चेयरमैन भी होते हैं, 5 होल टाइम मेंबर्स होते हैं, वेरएज 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगला देखो पेंशन सेक्टर। अगर हम पेंशन सिस्टम इन इंडिया की बात करें तो देखो डिबेट चल रही है पेंशन रिफॉर्म के ऊपर एंड ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर न जाने कितने आर्टिकल्स आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर भी ये करंट अफेयर है क्योंकि पूरे साल कहीं ना कहीं ये रहा है। अब इंडिया की अगर हम पेंशन सिस्टम की बात करें तो हाईली कॉम्प्लेक्स है, फ्रेगमेंटेड है एंड बहुत ज्यादा वेराइटी का हमें देखने को मिलता है। पब्लिक पेंशन जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम है सिविल सर्वेंट्स के लिए। एनपीएस की बात करें तो न्यू पेंशन स्कीम है जिसने बेसिकली रिप्लेस किया ओपीएस को फ्रॉम 1 जनवरी 2004 न्यू एंट्रेंट्स के लिए, ये सब है। आर्म्ड फोर्सेस की अगर हम बात करें उनके जो पर्सोनल होते हैं वो एक्सेप्शन है टू दी एनपीएस क्योंकि वो स्टिल जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके अंदर वो कवर होते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसी हमें देखने को मिलता है कि पेंशन स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट पेंशन स्कीम भी अलग अलग हैं जैसे कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है, एंड उसके बाद पेंशन प्लान्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एलआईसी सरल पेंशन, ठीक है, ये सब अलग अलग अवेलेबल है। अब देखो अगर हम समझने की कोशिश करें रीजन बिहाइंड दिस न्यू
पेंशन स्कीम, इसको लेकर आने का क्या रीजन था? तो बेसिकली 2004 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय अ रिपोर्ट दैट वाज ओएसिस, ठीक है, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। अब क्यों लाया गया? सबसे पहले तो देखो, हमारे देश की जो सरकार है उसके ऊपर हमें पेंशन की लाइबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही थी विद नो स्पेसिफिक ग्रोइंग कॉर्पस फॉर द पेमेंट। तो पेमेंट का हमें कोई भरोसा नहीं है, पर हमारी जो पेंशन की वजह से जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता चला आ रहा है। आप बजट भी देखोगे ना, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि पेंशन में काफी भारी पैसा जाता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा अनसस्टेनेबल नेचर ओल्ड पेंशन स्कीम का, क्योंकि जो पेंशन लाइबिलिटी थी वो बढ़ती चली जा रही थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही थी ड्यू टू द बेटर हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं देखने को मिल रही थी ओल्ड पेंशन स्कीम में, ठीक है। एंड क्योंकि पेंशन लाइबिलिटीज वाज केप्ट ऑन क्लाइंबिंग, इसके साथ साथ हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। अब देखो डिफरेंस सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है न्यू पेंशन स्कीम में एंड ओल्ड पेंशन स्कीम में है क्या। अगर हम डिफरेंस की बात करें, जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें क्या होता है, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स एनपीएस ड्यूरिंग देयर ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन के थ्रू ऐसा होता है, तो एकदम से भारी नहीं पड़ता। वेयर एज ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, उसको डिफाइन किया जाता है एज अ बेनिफिट पेंशन फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर लार्ज ड्रॉन सैलरी कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया जा रहा है। तो लार्ज ड्रॉन सैलरी अगर 50,000 है तो उसके ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अगर हम न्यू पेंशन स्कीम की बात करें, सारे भारतीय नागरिक इसमें इंक्लूडेड हैं जो कि 18 से 65 इयर्स के बीच के हो। वेयर एज ओल्ड पेंशन स्कीम में ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर इंक्लूडेड। रिस्क अगर हम न्यू पेंशन स्कीम की बात करें तो रिस्क है, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स रिस्क because the amount is invested in the market linked securities, whereas अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें कोई ऐसा रिस्क है नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा हमें मार्केट इंक्लूसिव देखने को नहीं मिलता। टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करें, टैक्स डिडक्टेबल है, एनुअल इन्वेस्टमेंट अप टू 1,50,000 की अगर हो रही है तो अंडर सेक्शन 80C कहीं ना कहीं टैक्स डिडक्टेबल है, वेरएज 50,000 रुपीज के लिए अंडर सेक्शन 80CCD 1B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहीं ना कहीं टैक्स डिडक्टेबल है। वेरएज अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, यहाँ पर कोई टैक्स बेनिफिट आर नॉट एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉइज। अब देखो पेंशन अमाउंट ऑन रिक्वायरमेंट, रिटायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, जब रिटायर हो जाता है एक पर्टिकुलर इंसान तो 60% ऑफ द पेंशन फंड टैक्स फ्री होगा व्हेन इट इज रिडीम्ड, while the remainder is taxable, ठीक है, remainder is taxable and remains invested in the annuities, ठीक है। तो वो फर्दर इसमें अलग अलग होता है, जैसे कि 60% ऑफ द पेंशन फंड टैक्स फ्री होगा, ठीक है, जब उसको रिडीम कर दिया जाएगा, while जो रिमाइंडर है वहां पर अलग सिचुएशन होगी, ठीक है। वेरएज अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं, ये प्रोवाइड करता है फिक्स्ड मंथली पेंशन को और 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब देखो यहाँ पर एन्यूटीज की बात हुई, तो एन्यूटीज का भी यहाँ पर मीनिंग बताया हुआ है। ये एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इंटरेस्ट को अर्न करते हैं एंड ये प्रोवाइड करते हैं गारंटीड इनकम स्ट्रीम को ओवर अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम। तो इनके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, जिससे एक तरीके से पैसा मिलता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 60% ऑफ द पेंशन फंड टैक्स फ्री होगा जब उसे रिडीम कर दिया जाएगा, वाइल जो रिमेनिंग होगा वो टैक्सेबल होगा एंड इट विल रिमेन इन्वेस्टेड इन द एन्यूटीज, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो आता रहेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, PFRDA का, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2003 में बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रेजोल्यूशन के द्वारा लेकर आई थी, which was based on the recommendation of OSS report, तो ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी, इसके बेसिस पर ये आया था। एंड जैसे कि हमने बोला एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, थ्रू द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, जो कि पास किया गया था 2013 के अंदर एंड नोटिफाई किया गया था 2014 के अंदर, इसको बनाया गया था। एंड टू बी अ मॉडल रेगुलेटर, बेसिकली इट इज अ रेगुलेटर जो कि देखती है कि जो पेंशन सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, उसकी डेवलपमेंट क्या है, उसका प्रमोशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ये सब ये बेसिकली देखती है। अदर इंफॉर्मेशन ये है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है एंड ये रेगुलेट करती है नेशनल पेंशन सिस्टम को एंड एनी अदर पेंशन सिस्टम या स्कीम
जो कि चल रहा है विच इज रेगुलेटेड बाय एनी अदर इनैक्टमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल की ये अटल पेंशन योजना हो गई, ठीक है, उसको भी ये बेसिकली देखती है। तो ये इनका काम है। इसके अलावा अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 6 से ज्यादा मेंबर्स अन्य नहीं होने चाहिए, ऑफ whom एटलीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर्स। तो 3 तो ऐसे होने चाहिए जो कि परमानेंट है, होल टाइम है, वेरेज जो अदर होंगे वो नॉन परमानेंट हो सकते हैं, एंड ये जो परमानेंट है दे विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो अगला देखते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं, सबसे पहला है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी। अब देखो इसको हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी कहीं पे कवर किया था। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब ये है वी आर मेकिंग आवर रुपी इंटरनेशनल, वी आर ट्राइंग टू मेक इट्स यूज इन अ वाइडर या फिर इन अ ब्रॉड सेंस, वी आर ट्राइंग टू लुक ओवर टू इट, ठीक है, कि ज्यादा लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड सम चैलेंजेस टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड उन्होंने अलाउ कर दिया रुपी सेटलमेंट को ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के लिए भी यहाँ पर ये ध्यान रखा जा रहा है कि हाँ रुपी आगे आए। अब अबाउट द इंटरनेशनल करेंसी एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी अगर हम समझने की कोशिश करें तो तारापुर कमेटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ने डिफाइन किया इंटरनेशनल करेंसी को एज वो करेंसी जो कि कहीं ना कहीं वाइड रूप में इस्तेमाल हो रही है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल हो रही है एंड उसको काफी ज्यादा यूजेज में लेकर आया जा रहा है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी अगर हम यहाँ पर अपने देश की बात करें तो हम रुपी की बात करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी रुपी की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी एंड ओवरऑल हमें ही फायदा देखने को मिलेगा। एंड इसका मतलब ये है दैट यू आर बेसिकली अडॉप्टिंग द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड दैट वी आर अडॉप्टिंग द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। पर देखो हमारे देश के अंदर अभी भी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इतनी है नहीं, वेरएस करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है 100% है, बट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अभी भी पूरी नहीं है, ठीक है। करंटली इंडिया अलाउंस पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, वेरएज हमारे पास फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब यह है कि फ्रीडम है या फिर एबिलिटी है कि आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो फॉरेन करेंसी के अंदर या फिर वाइजा वर्सा, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। इन इंडिया ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कौन गवर्न करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 इसको देखता है। आप देखो दो वर्ड है, एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा आसान है, बेसिकली ट्रांजैक्शन जो गुड्स सर्विसेज इन सब की हो रही है रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के बीच में, एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ में, ठीक है, उन सब का एक तरीके से चिट्ठा हमें मिलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के द्वारा, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज, एसेट्स किनका कैसे इधर से उधर हो रहा है, ठीक है, सब कुछ हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू पता चलता है। दो होते हैं इनके वेरियस, अगर हम बात करें करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट में भी आपको इनविजिबल विजिबल ऐसे देखने को मिलते हैं, तो पूरा है। कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें, ये रिकॉर्ड करता है सारी इंटरनेशनल परचेजेस को, सेल ऑफ असेट्स को, जैसे कि मनी, स्टॉक, बॉन्ड, ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम के लिए, यूजुअली 1 साल के लिए कैपिटल अकाउंट में हमें देखने को मिलता है। अब देखो फंक्शंस क्या है इंटरनेशनल करेंसी के। सबसे पहले तो अगर हम देखें, इट इज द स्टोर ऑफ वैल्यू की अगर हम बात समझने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट के लिए इंटरनेशनल रिजर्व का काम करता है एक इंटरनेशनल करेंसी, वेरएज प्राइवेट सेक्टर के लिए करेंसी सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। ये अच्छी तरीके से अपने ट्रेड एंड ऑल, ठीक है, अपने सामान को एक तरीके से बेच पाते हैं, खरीद पाते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो फॉर गवर्नमेंट व्हीकल करेंसी है फॉरेन एक्सचेंज, इंटरवेंशन, इनवॉइसिंग, ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। तो जो भी जो इनवॉइस एंड ऑल आते हैं, ठीक है, उनके लिए भी काफी ज्यादा एक तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, भारी रूप में इस्तेमाल होता है। एंड इनवॉइसिंग, ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये वही काम करता है। इनवॉइस कुछ नहीं है, एक तरीके का बिल ही है, आप ये समझ सकते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करें तो फॉर द गवर्नमेंट इट इज एंकर फॉर पेगिंग द लोकल करेंसी, वेरएज व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, ये डिनोमिनेट करती है या फिर दिखाती है ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। आप देखो यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है, करंट अफेयर्स में यही था कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, देयरफॉर गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरियस इनिशिएटिव्स। अब देखो इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं। सबसे पहले तो देखो क्रॉस बॉर्डर बोरोइंग इन रुपी, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्रॉस बॉर्डर बोरोइंग होगी रुपी का, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जैसे कि आ गए, मसाला बॉन्ड हमने पहले भी कवर किया है ना, रुपी डिनोमिनेटेड होते हैं,
2014 से ही कहीं ना कहीं आ गए हैं। इंडियन कॉर्पोरेट इशू करते हैं दीज बॉन्ड्स को ओवरसीज, ठीक है, तो ऐसे ही स्टेप्स लिए गए। इसके अलावा ट्रेड सेटलमेंट रुपी के अंदर होगा। बिगेस्ट डेवलपमेंट है, अगर हम जुलाई 2022 की बात करें, लिया गया। आरबीआई ने इशू किया एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क कि वो अलाउ कर रहे हैं कि जो ट्रेड सेटलमेंट है वो आप रुपी के अंदर कर सकते हैं विद द अदर कंट्रीज थ्रू द स्पेशल वॉस्त्रो एक्ट अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा करेंसी स्वैप 23 कंट्रीज स्वैप कहीं ना कहीं एग्री कर चुकी हैं सिंस 2018 कि वो स्वैप कर रही है अपनी करेंसी को, ठीक है। तो 23 करेंसी स्वैप एग्रीड सिंस 2018। बेसिकली 23 करेंसी स्वैप हो चुकी हैं विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएई, सार्क मेंबर कंट्रीज एक्सेट्रा। एंड ये इसलिए हुआ जिससे हम प्रमोट कर सकें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी को। इसके अलावा देखो एक्सप्लोरेशन ऑन द डोमेस्टिक करेंसी यूज, ठीक है, फॉर रीजनल सेटलमेंट एट द एशियन क्लियरिंग यूनियन। फिर अनेबल करना कंडीशन को टू लिंक डोमेस्टिक रुपी इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी मार्केट को विद द ऑफशोर रुपी मार्केट कहीं ना कहीं मैनेज करना। फिर परमिट करना प्राइमरी डीलर्स को कि वो एक्ट कर सकते हैं एज द मार्केट मेकर्स इन द फॉरेक्स मार्केट, जिससे वो मार्केट की लिक्विडिटी को इंप्रूव कर सके। तो ये सब बेनिफिट सरकार ने विद टाइम लिए। अब क्या फायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का? सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, ठीक है, तो वहां पर हमें एक बेनिफिट मिलेगा कि वो रिड्यूस हो जाएगा जो रिक्वायरमेंट है। एंड इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द इम्पोज्ड कॉस्ट जो फॉरेक्स के ऊपर लगती है ऑन द इकोनॉमी बाय इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। अब देखो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या होता है, बेसिकली जो चेंज होता है इंटरेस्ट रेट में बिटवीन द करेंसी ऑफ टू कंट्रीज, उसको इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कहते हैं। तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये हमें एक बेनिफिट मिलेगा। फिर वल्नरेबिलिटी टू द एक्सटर्नल शॉक। अभी क्या है कि जैसे डॉलर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो डॉलर यूएस में कुछ भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट ओवरऑल हमें और सब कंट्रीज पे भी देखने को मिलता है। स्पेशली कंट्री लाइक अस जो कि हेवीली डिपेंडेंट है डॉलर पर, बहुत नुकसान हो जाता है। तो रिड्यूस करेगा हमारी वल्नरेबिलिटी को टू दी एक्सटर्नल शॉक्स। उसके अलावा मिटिगेट करना करेंसी रिस्क को फॉर द इंडियन एंटरप्राइजेस, ठीक है, एलिमिनेट करना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस को एंड रिड्यूस करना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को, सपोर्ट करना ग्लोबल ग्रोथ ऑफ इंडियन बिजनेसेस को। इसके अलावा एनहांस करना इंडिया के ग्लोबल स्टेचर एंड रिस्पेक्ट को, क्योंकि अगर हमारी जो करेंसी है वो अगर ज्यादा यूज हो रही है तो देखो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और जो हमारी कंट्री की भी वैल्यू बढ़ेगी कि हाँ इनकी करेंसी काफी स्ट्रांग है। अब आरबीआई गाइडलाइंस लेकर आया ऑन इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अंडर जो इनवॉइसिंग अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। इनवॉइस अभी तक आप समझ सकते हैं एक तरीके से बिल ही है, पर जब हेवीली आप कहीं ना कहीं ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं तो इनवॉइस आता है। तो अंडर द इनवॉइसिंग अरेंजमेंट वो क्या हो सकती है, वो रुपी के अंदर हो सकती है। इट कैन बी इनवॉइस्ड इन रुपी। वाइल जो एक्सचेंज रेट है बिटवीन द करेंसीज, देखो वो तो कहीं ना कहीं मार्केट डिटरमाइंड ही रहेगा। पर हाँ ये है इनवॉइस जो है वो कहीं ना कहीं रुपी में आप कर सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स कैन नाउ यूज द स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट एंड वॉस्त्रो अकाउंट जो होते हैं वो लिंक होते हैं टू द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ऑफ द पार्टनर कंट्री, जिससे रिसीव्ड पेमेंट डिनोमिनेटेड इन रुपी कहीं ना कहीं आराम से हो सके, सब्जेक्ट टू द फेमा या फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब देखो हो सकता है आपको अभी वॉस्त्रो अकाउंट नॉस्त्रो अकाउंट समझ नहीं आ रहा है, तो अभी हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे। वॉस्त्रो क्या होता है, देखो वॉस्त्रो अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट है जो कि एक बाहर का कोई बैंक कहीं ना कहीं ऑन द बिहाफ ऑफ इट, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी जो बैंक जो है एक अकाउंट है वो हमें हमारे देश के बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसे कि HSBC वॉस्त्रो का अकाउंट जो है वो SBI कहीं ना कहीं रख रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल बताया हुआ कि इनका अकाउंट SBI के अंदर है, इसको कहा जाता है वॉस्त्रो अकाउंट। अब इसके थ्रू क्या होता है कि ट्रेड ज्यादा बेटर वे में हो पाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको वाइस वर्सा समझने की कोशिश करें, ठीक है, कि इंडियन बैंक का किसी का कहीं ना कहीं बाहर के देश में क्या है एक अकाउंट है, उसको हम कहते हैं नॉस्त्रो अकाउंट, ठीक है। तो वॉस्त्रो अकाउंट अलाउ करता है इंडियन इंपोर्टर्स को कि वो पे कर सकते हैं फॉर देयर इंपोर्ट्स रुपी के अंदर। तो रुपी के अंदर वो कर सकते हैं, बट बाद में क्या है वो उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा, तो इतनी मुश्किल कोई होगी नहीं। ऑल्सो बैंक गारंटी करता है सेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिवर्सिबल को,
रिसीवेबल्स को, एडवांस अगेंस्ट द एक्सपोर्ट्स को, यूज ऑफ सरप्लस बैलेंस, अप्रूवल प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, विच आर ऑल कवर्ड अंडर फेमा रूल्स, इन सबको बैंक गारंटी करता है। अब देखो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म किस तरीके से चलता है। अगर हम एक इंडियन इंपोर्टर को देखते हैं तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो मनी को पे करेगा इन दी INR, ठीक है। वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू हमें देखने को मिलेगा कि उसके बाद क्या होगा, जो INR है, जो रुपी है, वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। उसको सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा फॉरेन करेंसी के अंदर। उसके बाद वो फॉरेन एक्सपोर्टर तक जाएगा। मनी विल बी विड्रॉन बाय द फॉरेन एक्सपोर्टर एंड फर्दर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो फॉरेन एक्सपोर्टर एंड फॉरेन इंपोर्टर के बीच में कहीं ना कहीं डील किए जाएंगे। ऐसे ही देखो यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें, इंडियन एक्सपोर्टर है। अब ये जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, फॉरेन इंपोर्टर के पास जा रहा है। फॉरेन इंपोर्टर को क्या करना है, मनी देना पड़ेगा। तो ये फॉरेन करेंसी में देंगे, पर फॉरेन करेंसी से उसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस पैसे को फर्दर डिपॉजिट कर दिया जाएगा एंड यहाँ पर जो नॉस्ट्रो अकाउंट होगा, ठीक है, उसके थ्रू कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडियन एक्सपोर्टर के पास पैसा आ जाएगा। दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स, दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म वर्क्स। चलो आगे बढ़ते हैं। WTO, रिसेंटली 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई WTO की एंड यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, पर सबसे पहले ये समझो WTO है क्या। एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड बिटवीन नेशंस को देखती है। 164 मेंबर्स हैं इसके अंदर, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट भी है, जैसे कि इराक, ईरान, भूटान, ठीक है, ये सब इसके मेंबर्स हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इट इज डिनोमिनेटेड बाय इट्स हाईएस्ट अथॉरिटी। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट है एंड इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सारे WTO मेंबर्स जो हैं वो सब होते हैं, विच कैन टेक डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो भी मल्टीलेटरल ट्रेड रिगार्डिंग हो रहे हैं, ठीक है, वो डिसीजन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही लिए जाते हैं। तो अभी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की। अब WTO की बात करें, देखो यहाँ पर बताया हुआ है, इट कवर्स बेसिकली 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में होती है। देखो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, UPSC यहाँ से सवाल उठाएगा कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एनुअली होती है, बट यू शुड नो दैट WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल बाद होती है। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर। जनरल काउंसिल की बात करें, द टॉप डे टू डे डिसीजन मेकिंग बॉडी इनकी जनरल काउंसिल है। अब देखो यहाँ पर एजेंडा की बात करें या आउटकम की बात करें इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की, सबसे पहले फिशरीज से रिलेटेड आया कि यहाँ पर चेक होगा इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग के रिगार्डिंग प्रॉपर चेकिंग होगी। कोई भी सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी फॉर फिशिंग इन एरियाज आउटसाइड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स का होता है, या फिर रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई सब्सिडी ऐसी फर्दर प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। IP वेवर ऑन कोविड वैक्सीन, तो एक कंट्री को ऑथराइज कर दिया गया है, कंट्री कैन ऑथराइज द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन जो कि पेटेंटेड है कहीं और, एंड देयर वुड बी नो कंसेंट रिक्वायर्ड एज वेल एज देयर वुड बी नो लिमिट ऑन एक्सपोर्ट। तो देखो ये बहुत एक बढ़िया स्टेप लिया गया, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19। अगर हम देखें, अगर ये होता कि नहीं भैया हमने तो पेटेंट ले लिया तो और लोगों का भला ही नहीं हो पाता, आप परमिशन लेते रह जाते, यार ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ई-कॉमर्स मोरेटोरियम की अगर हम बात करें, मोरेटोरियम का मतलब होता है एक टेम्पररी स्टे लगा देना। तो member reached a provisional deal to extend the moratorium on applying duties to the electronic transmissions and ये till ministerial conference जो अगली होगी 13 की, ठीक है, मार्च 2024 के अंदर, whichever is earlier, उस तक कहीं ना कहीं ये लगेगा। and it was first imposed in 1998 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस के रिगार्डिंग के थ्रू, ठीक है, गुड्स जैसे कि ई-बुक्स हो गए, म्यूजिक डाउनलोड्स हो गए एंड सर्विसेज, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड हैं। एंड ये जो मोरेटोरियम है वाज एक्सटेंडेड पीरियोडिकली, तो अभी इसको फर्दर क्या कर दिया गया, इसको फर्दर और एक्सटेंड कर दिया गया। फूड सिक्योरिटी की बात करें, देयर विल बी नो एक्सपोर्ट restriction on the world food program purchase for food security in other countries, although domestic food security will take the priority। अब अदर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ऑपरेशन ऑफ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम, ठीक है, ये WTO लेकर आया। इंडिया ने अपोज किया ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट को ऑन द फूड सब्सिडीज प्रोग्राम फ्रॉम 10 मेंबर ग्रुप। तो ये जो 10 मेंबर ग्रुप है जिनमें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, थाईलैंड, तो ये कह रही थी कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जो कि डिस्टॉर्ट करती है ट्रेड को। तो इंडिया ने अपोज किया ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट को ऑन द फूड सब्सिडीज। अब कुछ
PSHBs जो होती है दे आर कंसिडर्ड टू डिस्टॉर्ट द ट्रेड, ठीक है। जैसे कि इंडिया में बेसिकली जो MSP है उनको ये लोग मानते हैं, WTO वाले मानते हैं कि ये डिस्टॉर्ट करता है ट्रेड की प्रैक्टिसेस को, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये बात हो रही है। टू ओवरकम दिस WTO मेंबर्स बाली मिनिस्ट्रियल मीटिंग में मिले एंड इन्होंने पीस क्लॉज को सामने रखा। नो सच फॉर्मेट ऑन कंसल्टेशन वाज गिवन अंडर द बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि 2013 के अंदर हुई थी, एज ग्रुप इंक्लूडेड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज फूड इंपोर्टिंग एंड फूड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब देखो पीस क्लॉज हमारे लिए जरूरी है। पीस क्लॉज में क्या है, WTO मेंबर कंट्रीज कहीं ना कहीं रिफ्रेन कर सकती हैं कि वो चैलेंज नहीं करेंगी किसी भी ब्रीच ऑफ सब्सिडी सीलिंग को गिवन बाय अ डेवलपिंग कंट्री एट द डिस्प्यूट सेटलमेंट फोरम ऑफ WTO। तो कोई और कंट्री कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठा सकती आपकी सब्सिडी जो सीलिंग है उसके ऊपर, या फिर जो भी जैसे भी आपके देश के अंदर सब्सिडी चल रही है उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं वो सवाल नहीं उठा सकती। अब इंडिया ने इस पीस क्लॉज को कहीं ना कहीं इन्वोक किया थर्ड टाइम के लिए फॉर basically exceeding the 10% ceiling on the support offered to the rice farmers, जिससे वो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी नीड जो है पुअर पॉपुलेशन की उसको मीट कर सके। तो इसके लिए हमने इस चीज को लगा दिया कि आप हमारे ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। 2020 के अंदर इंडिया पहली कंट्री बन गई जो कि पीस क्लॉज को इन्वोक किया राइस सब्सिडीज के लिए, एक्सटेंडेड द कैप इन 2018 टू 2019 ऑल्सो। इसके अलावा देखो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट GPA, अब यहाँ पर इंडिया ने डिनाई कर दिया एनी प्लान्स की वो WTO की जो GPA है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ये क्या करता है GPA गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, ये अलाउ करता है WTO मेंबर्स को कि आप क्या करो म्यूचुअली कहीं ना कहीं ओपन करो अपनी मार्केट को एंड अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सरकार को बेचने लग जाओ। एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है, क्योंकि देखो प्लूरिलेटरल क्यों है या फिर प्लूरल क्यों है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इट इंक्लूड सम बट नॉट ऑल द WTO मेंबर्स, ये याद रखना ऑल नहीं है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 21 पार्टी जिसके अंदर 48 WTO के मेंबर हैं, फिर EU है, फिर 27 मेंबर कंट्रीज भी हैं एज वन पार्टी। अब गुड ट्रेड बैरोमीटर, WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर हिंट करता है टुवर्ड्स द स्लोइंग ऑफ द ट्रेड ग्रोथ इन द रेस्ट ऑफ 2022 अप टू द 2023। कहीं ना कहीं जो ट्रेड की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा कम हो गई। WTO का ये जो बैरोमीटर इंडेक्स है ये कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर है, वर्ल्ड ट्रेड के बारे में बताता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है मर्चेंडाइज ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करता है उसके बाद बताता है। एंड इसकी जो बेसलाइन वैल्यू है वो 100 है, अगर वैल्यू 100 से ज्यादा आती है तो सजेस्ट करता है कि अबव ट्रेंड ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, वाइल अगर 100 से कम है तो मतलब बिलो ट्रेंड ग्रोथ है। किसी भी कंट्री के लिए ये सिचुएशन खतरनाक हो सकती है। अगला देखो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA, ठीक है, आप कैसे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है विद रिस्पेक्ट टू द मरीन प्रोडक्ट्स एंड मरीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर हम बात करते हैं। अब रिसेंटली इन्होंने अपने 50 इयर्स कवर किए इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है 1972 के अंदर बनी थी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है एंड प्रमोट करती है एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स को। मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाई गई 1961 के अंदर एंड इट वाज जॉइंड इनटू द MPEDA, ठीक है, बाद में इसको ज्वाइन कर दिया गया था। अब रेगुलेटरी पावर की बात करें, इट इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट, तो मरीन प्रोडक्ट का जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है उनको ये रेगुलेट करता है। ऑल्सो ऑल अदर रिक्वायरमेंट जैसे कि क्वालिटी सी फूड एक्सपोर्ट को देखना, ठीक है, इन सबको भी ये बेसिकली देखता है। इंडिया की मरीन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, टोटल मरीन एक्सपोर्ट भी हमारे देश का काफी अच्छा खासा है। आप देखो आइडेंटिफाइंग बॉटलनेक इन द सी फूड ट्रेड, क्या क्या करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं, ये MPEDA का काम है, MPEDA का काम है। इसके अलावा रजिस्टर करना सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, फिशिंग वेसल्स को देखना, प्री प्रोसेसिंग सेंटर्स को देखना, ये काम है। मार्केटिंग एक्टिविटीज जहां पर भी बायर एंड सेलर इन्वॉल्व है, जहां पर भी मरीन का गुड एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है उसको देखता है। प्रमोट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कमर्शियल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज के लिए थ्रू राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर, एंड अंडरटेक करता है कैपेसिटी बिल्डिंग को थ्रू द सोसाइटी सच एज नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, ठीक है, ये एम्पावर करता है मार्जिनलाइज्ड एंड पुअर रूरल एक्वाकल्चर फार्मर्स को थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एट द ग्रास रूट लेवल। इसके अलावा नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट
एंड सस्टेनेबल फिशिंग, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। मेन काम क्या है, मरीन कंजर्वेशन, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग को देखना। एंड सिंस 2004 ये इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल रेसिड्यू कंट्रोल प्लान को, जो कि मॉनिटर करता है रेसिड्यूज ऑफ सब्सटेंसेज जैसे कि एंटीबैक्टीरियल, वेटरनरी, मेडिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली आ रहे हैं, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट टू द यूरोपियन यूनियन, उसको बेसिकली देखता है। तो इट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल रेसिड्यू कंट्रोल प्रोग्राम, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक बॉडी थी। अब देखो अगले लेक्चर में हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट वाला जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा देना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस एंड ऐसे ही आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।